प्रतिदर्श का चयन कैसे करें? प्रतिदर्श चुनने के दो तरीके हैं। पहला यादृच्छिक प्रतिचयन तथा दूसरा अयादृच्छिक प्रतिचयन। आइए इन दोनों तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन, जिसे अंग्रेजी में रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, जब समष्टि की प्रत्येक इकाई को चुने जाने की समान अवसर प्राप्त होते हैं, यादृच्छिक प्रतिचयन कहलाता है। इसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना होती है और चुना गया व्यक्ति ठीक वैसा ही होता है जैसा कि नहीं चुना गया व्यक्ति। सरल शब्दों में कहें तो यादृच्छिक प्रतिचयन वह होता है जहां समष्टि प्रतिदर्श समूह से व्यक्तिगत इकाइयों को बिना किसी भेदभाव के चुना जाता है। इस विधि को लॉटरी विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह सारणी प्रकाशित रूप में तथा सॉफ्टवेयर पैकेज के रूप में उपलब्ध होती है। चुनाव के दिनों में दिखाए जाने वाला एग्जिट पोल, जिसे हम निर्गम मतदान भी कहते हैं, यादृच्छिक प्रतिचयन पर ही आधारित होता है। इसमें मतदाताओं के प्रतिदर्श द्वारा प्राप्त आंकड़ों से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। यादृच्छिक प्रतिचयन कई प्रकार का होता है, जैसे पहला सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श, दूसरा स्तरित प्रतिदर्श, तीसरा व्यवस्थित प्रतिदर्श, चौथा क्षेत्र प्रतिदर्श तथा पांचवा बहुस्तरीय प्रतिदर्श। यादृच्छिक प्रतिचयन सांख्यिकीय नियमितता के नियम पर आधारित है। यह नियम हमें बताता है कि समष्टि से मदों के यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श चुने जाने की काफ़ी संभावना है। समष्टि से यादृच्छिक रूप से चुने गए प्रतिदर्श के संगठन और लक्षण औसतन वही होते हैं जो समष्टि के होते हैं। सांख्यिकीय नियमितता का नियम तभी प्रभावी होता है जब दो शर्तें पूरी हो जाएं। पहला, प्रतिदर्श के लिए मदों का चयन यादृच्छिक होना चाहिए। इसका अर्थ है कि समष्टि के प्रत्येक मद का प्रतिदर्श में चुने जाने का संयोग समान होना चाहिए। दूसरा, प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने के लिए मदों की संख्या पर्याप्त मात्रा में बड़ी होनी चाहिए ताकि प्रतिदर्श पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करे। दूसरा, अयादृच्छिक प्रतिचयन, नॉन रैंडम सैंपलिंग। प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लिए प्रतिदर्श चुनने की वह प्रक्रिया जिसमें समष्टि की सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावनाएं नहीं होती, उसे अयादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। इसमें सर्वेक्षक की सुविधा या निर्णय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रतिदर्श को अपने निर्णय, उद्देश्य, सुविधा या नियत मात्रा के आधार पर चुना जाता है। इसमें चुनी गई इकाइयों के चुने जाने के अवसर नहीं चुनी गई इकाई से अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के प्रभाव के अध्ययन के लिए शोधकर्ता 500 परिवारों में से 50 ऐसे परिवारों का चुनाव करता है जो या तो उसके मित्र हैं या उसके परिचित हैं, तथा उनसे सूचनाएं एकत्र करके शोधकर्ता सुविधाजनक तरीके से निष्कर्ष निकालता है। इसमें प्रतिदर्श का चुनाव पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। अयादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा चुने गए प्रतिदर्श में संवितरण नहीं होता है। इस प्रकार के प्रतिचयन से प्राप्त परिणाम समष्टि के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। अयादृच्छिक प्रतिचयन कई प्रकार का होता है, जैसे पहला सविचार प्रतिदर्श, दूसरा स्तरित प्रतिदर्श, तीसरा व्यवस्थित प्रतिदर्श, चौथा अभ्यांश यानी कोटा प्रतिदर्श तथा पांचवा सुविधा अनुसार प्रतिदर्श। सर्वेक्षण की इतनी योजना के बावजूद कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, जिन्हें सांख्यिकीय त्रुटियां कहते हैं। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। सर्वेक्षण के दौरान तथा विश्लेषण करते समय शोधकर्ता को अनेक प्रकार की त्रुटियों का सामना करना पड़ता है, जिनसे शोध का परिणाम प्रभावित होता है। सांख्यिकीय त्रुटियां, जिन्हें विभ्रम भी कहा जाता है, इनसे अभिप्राय किसी मद के वास्तविक मूल्य तथा अनुमानित मूल्य के अंतर से होता है। शोध में त्रुटियों का होना अनिवार्य है।
क्योंकि अनुमान प्राय प्रतिदर्श पर आधारित होते हैं। यहाँ यह ध्यान रहे कि समंकों के परिकलन में जो गलतियाँ होती हैं वे सांख्यिकीय त्रुटियाँ नहीं होती। अपरिशुद्धता जो जोड़, घटा, गुणा, भाग के कारण होती हैं वह सांख्यिकीय त्रुटियाँ नहीं होती, बल्कि उन्हें अशुद्धियाँ कहा जाता है। क्योंकि सांख्यिकी में अनुमानित मूल्यों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सांख्यिकीय त्रुटियों का होना अपरिहार्य है। इन्हें पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। इनका ज्ञान होने पर इन्हें यथासंभव कम अवश्य किया जा सकता है। सर्वेक्षण में अनेक प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, जिन्हें हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला प्रतिचयन त्रुटियां तथा दूसरा अप्रतिचयन त्रुटियां। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रतिचयन त्रुटियां क्या होती हैं? प्रतिदर्श के आधार पर समष्टि के बारे में निष्कर्ष प्राप्त करने में जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उन्हें प्रतिचयन त्रुटियां कहा जाता है। प्रतिदर्श की इकाइयों के चुनाव में पक्षपात या अभिनत के कारण प्रतिदर्श त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। यह त्रुटियां इसलिए होती हैं क्योंकि एक समष्टि का अध्ययन उसके केवल एक हिस्से या प्रतिदर्श पर आधारित होता है। यदि किसी जांच में समस्त समष्टि का अध्ययन किया जाए तो इससे प्रतिचयन त्रुटियों को समाप्त किया जा सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि यदि एक समष्टि के दो या दो से अधिक प्रतिदर्श यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा चुने जाएं, तो उनके परिणाम एक जैसे नहीं होते। यहाँ तक कि दोनों प्रतिदर्श के निष्कर्ष समष्टि के निष्कर्ष से भिन्न हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुने गए दोनों प्रतिदर्श की इकाइयाँ समरूप नहीं होती। सरल शब्दों में कहें तो प्रतिचयन त्रुटियों से अभिप्राय समष्टि एवं प्रतिदर्श के निष्कर्षों की भिन्नता से होता है। यहाँ यह अनिवार्य है कि दोनों के निष्कर्ष एक ही गणना प्रणाली से निकाले गए हों। प्रतिचयन त्रुटियों की मात्रा विभिन्न प्रतिदर्शों में भिन्न हो सकती है। प्रतिदर्श का चुनाव कितनी भी सावधानी से किया जाए, फिर भी प्रतिचयन त्रुटियों की संभावना से बचा नहीं जा सकता है। हाँ, इसी सर्वेक्षण की उपयुक्त योजना बनाकर कम अवश्य किया जा सकता है। अप्रतिचयन त्रुटियाँ प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा अधिक गंभीर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रतिचयन त्रुटियों को बड़े आकार के प्रतिदर्श लेकर कम किया जा सकता है, पर अप्रतिचयन त्रुटियों को कम करना असंभव है, चाहे प्रतिदर्श का आकार बड़ा ही क्यों न रखा जाए। अप्रतिचयन त्रुटियों में पक्षपातपूर्ण त्रुटियां तथा गलती या अशुद्धि दोनों शामिल होती है। यह त्रुटियां संयोगात्मक या आकस्मिक नहीं होती। आइए अब हम अप्रतिचयन त्रुटियों के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। पहला, आंकड़े अर्जन की त्रुटियां। यह त्रुटियां उत्तर को गलत लिखने के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए 18 के स्थान पर 81 लिख देना। दूसरा, अनुत्तर संबंधी त्रुटियां। इस प्रकार की त्रुटियां तब उत्पन्न होती हैं जब शोधकर्ता प्रतिदर्श सूची में सूचीबद्ध उत्तरदाता से संपर्क स्थापित नहीं कर पाता या प्रतिदर्श सूची का कोई व्यक्ति उत्तर देने से मना कर देता है। ऐसे मामलों में प्रतिदर्श प्रेषण को प्रतिनिधि प्रतिदर्श नहीं माना जा सकता। तीसरा, प्रतिदर्श अभिनति। यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा चयन किए गए प्रतिदर्श में कुछ ऐसी इकाइयाँ भी हो सकती हैं जिनसे सूचनाएं प्राप्त करना कठिन हो तथा शोधकर्ता इनके स्थान पर समष्टि की कुछ अन्य इकाइयों को प्रतिस्थापित कर दे। यदि इन इकाइयों का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा नहीं किया गया है तो अभिनत उत्पन्न हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि उत्तरदाता कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तथा शोधकर्ता स्वयं इन सूचनाओं को भर देता है। इससे अभिनत उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार अब आप सर्वेक्षण की पूर्ण योजना तथा सभी बिंदुओं को समझ गए हैं। यह आवश्यक नहीं कि शोधकर्ता सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही अनुसंधान करे। आइए हम द्वितीयक आंकड़ों के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं। किसी देश या राज्य की सभी नीतियां और योजनाएं आंकड़ों पर आधारित होती है। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सांख्यिकीय आंकड़ों को संग्रहित, संशोधित या सारणीकृत करती हैं। इनका उद्देश्य शुद्ध तथा विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराना होता है।
इनमें से राष्ट्रीय स्तर की कुछ मुख्य संस्थाएं हैं भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO, भारत का महापंजीकार RGI, वाणिज्यिक सतर्कता एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय DGCIS तथा श्रम ब्यूरो आदि।